आइए आज हम लोग एडवांस मैथ का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है और इसे लगभग हर एग्ज़ाम में कोई भी सेट आप लगाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, दुनिया का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। एक बेसिक मेथड के साथ एक टेक्निकल अप्रोच के हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही अप्रोच तरीके से हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बेसिक बात क्या होता है। बेसिक बात में क्या होता है कि पहले तो समझते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु ऊपर है, अगर कोई वस्तु ऊपर में है और नीचे कोई लड़का खड़ा है या कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ रहा है, यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो इस हवाई जहाज़ को देखने के लिए ये लड़का अपनी आँख को क्या करेगा? ऊपर की ओर करेगा, ऊपर की ओर देखेगा। इस तरह से अगर कोई चीज़ ऊपर में रहता है तो जब हम ऊपर के दृष्टि लगाते हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आ गया? लाइन ऑफ साइट। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो अपना आँख को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, यानी एंगल ऊपर करना पड़ता है। तो आँख के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है उसके साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोला जाता है उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। जब आँख से ऊपर की ओर रहेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर कोई एंगल बनाता है तो उस एंगल को ही बोला जाता है उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और लड़का यहाँ पर खड़ा है और इस हवाई जहाज़ को जब वो देखता है तो आँख के साथ जो एंगल बनेगा, यहाँ से लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसके साथ जो एंगल बनेगा इसी एंगल को बोला जाता है उन्नयन कोण। बात समझ में आ गया? किसको भी आप लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। तो उन्नयन कोण में हमेशा आँख को ऊपर करना पड़ता है, यानी वस्तु हमेशा ऊपर रहता है और आँख को ऊपर करना पड़ता है। आँख के साथ जो एंगल बनाएगा वही कहलाएगा उन्नयन कोण। अब समझते हैं अवनमन कोण क्या होता है। यहाँ देखिए लिख भी चुके हैं। उन्नयन कोण तभी बनेगा कि आँख नीचे की ओर ऊपर की ओर रहेगा, आँख ऊपर की ओर रहेगा और अवनमन जो है वो नीचे की ओर रहेगा, आँख नीचे की ओर रहेगा। तो उन्नयन कोण होता है आँख ऊपर की ओर और अवनमन कोण होता है आँख नीचे की ओर। तो अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण को समझते हैं। अवनमन कोण में क्या होता है? अगर कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है, छत पर खड़ा है और वो अपने आँख को किसी आती हुई गाड़ी को देखता है, यहाँ पर कोई सड़क पर गाड़ी आ रही है तो इस गाड़ी को जब देखता है तो अपना आँख को नीचे की ओर करना पड़ता है। तो इसको लाइन जो साइट है वो नीचे की ओर आता है और आँख के साथ जो एंगल बनेगा इस एंगल का नाम है अवनमन कोण। आँख के साथ जो अवनमन जो कोण बनता है अवनमन कोण कहलाता है। अभी अवनमन कोण जो बना वो हमेशा ऊपर बनता है और उन्नयन कोण जो बनता है वो हमेशा नीचे बनता है। अब आप जानते होंगे ज्योमेट्री में कि एक होता है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है और एकांतर कोण बराबर होता है तो इस वजह से यहाँ का हो गया अवनमन कोण और ये हो गया उन्नयन कोण। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो उन्नयन कोण होता है वही अवनमन कोण होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम आपको बताएं तो अवनमन में क्या होता है? अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर है, क्या है? अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर है तो इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का एंगल क्या बनेगा? उन्नयन कोण होगा। तो 30 डिग्री यहाँ पर क्या हुआ? उन्नयन कोण। लेकिन अगर कोई वस्तु नीचे की ओर है, अगर वस्तु नीचे की ओर है, यहाँ वस्तु था तो ये हो गया उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण कितना बन जाएगा? उन्नयन कोण जो बन जाएगा वो 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री।
अगर इसी में अवनमन कोण की बात करें तो वस्तु यहाँ पर है तो वो इधर बनेगा, तो आँख के साथ जो एंगल बनेगा ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये बन जाएगा अवनमन कोण। बात समझ में आ गया? ये क्या हो गया? अवनमन कोण। आप देखिए जो 30 डिग्री है वो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। ये उन्नयन कोण हो गया और ये अवनमन कोण हो गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होगा? बराबर होता है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण में सिंपल सा चीज़ बात को याद रखिएगा कि उन्नयन कोण में आँख हमेशा ऊपर की ओर रहेगा और अवनमन कोण में आँख हमेशा नीचे की ओर रहेगा। तो ऊपर की ओर जब हम देखेंगे तो आँख के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल को नाम है उन्नयन कोण, और जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो आँख के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोला जाता है अवनमन। तो बात तो समझ में आ गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ये बात तो समझ में आ गया। अब ये क्या होता है कि जब हम प्रश्न को बनाते हैं तो उस समय फिगर को ड्रॉ करना पड़ता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि फिगर को ड्रॉ करने पर कौन सा उन्नयन कोण बनेगा, कौन सा अवनमन कोण बनेगा, उन्नयन कोण क्या मानना होगा, इस तरह का कन्फ्यूजन आता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, उस तरह का समस्या को समाधान करने के लिए एक बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु डी बिंदु पर है तो आँख को ऊपर लगाना पड़ता है, अगर और ऊंचा पर रहेगा तो और आँख को ऊपर लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कम हाइट पर रहता है तो आँख का एंगल थोड़ा कम होता है। जब एंगल बड़ा हो जाए यानी वस्तु ज़्यादा ऊंचा में हो जाए तो अपना आँख को और ज़्यादा करना पड़ता है। तो आँख को जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु जितनी ऊंचाई पर होगी एंगल का मान उतना बड़ा होगा, और वस्तु जितनी ऊंचाई पर कम होगी एंगल का मान उतना छोटा होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ लिख चुके हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर इस तरह से बनाता है, अगर ये फिगर बनाएं और इसी में एक वस्तु यहाँ पर है ए बिंदु पर, तो इसके साथ बना रहा है अल्फ़ा, और अगर कोई वस्तु बी बिंदु पर है और इसके साथ बना रहा है थीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? थीटा से। क्यों? क्योंकि ए पर वस्तु ज़्यादा ऊंचा पर है, तो जो ज़्यादा ऊंचा पर होता है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? बड़ा होता है। और अगर वस्तु की ऊंचाई कम हो और उसका एंगल जो होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कम है। तो हमेशा बात को दिमाग में रखना है बसा करके कि ऊंचाई बढ़ने पर कोण बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? कोण बढ़ेगा। जैसे अल्फ़ा का मान बड़ा हो गया किससे? थीटा से। तो ऊंचाई बढ़ने पर कोण बढ़ता है। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम प्रश्न को बनाएंगे तो प्रश्न को बनाने से पहले फिगर को ड्रॉ करना पड़ता है, और जब हम फिगर को ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक समस्या आती है कि कौन सा कोण कौन सा एंगल में होगा, कौन से एंगल में कौन सा एंगल लिया जाएगा। तो उस तरह का बात को समाधान करने के लिए हम इसको याद रखेंगे। अब दूसरी बात है कि कभी कभी ऊंचाई पर ना होकर के दूर पर वस्तु होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये इसके साथ यहाँ पर एक कोण बना रहा है, मान लीजिए ये थीटा है। अब अभी जो वस्तु है वो कहाँ पर है? सी पर है। तो सी पर जो एंगल है इसके साथ थीटा बनाया। यही कुछ देर के बाद अगर यहाँ आ जाता है डी बिंदु पर, अगर यहाँ का वस्तु यहाँ ले आते हैं, इसके साथ जो उन्नयन कोण बनता है वो मान लीजिए अल्फ़ा है। तो देखिए दूरी बढ़ जाने पर एंगल का मान छोटा हो जाता है। किससे? थीटा से। मतलब अगर मेरे नज़दीक में रहेगा तो एंगल का मान बड़ा होगा, और मेरे से ज़्यादा दूर पर चला जाएगा, मेरे से ज़्यादा दूर पर चला जाएगा तो एंगल का मान उतना छोटा होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम लेंगे 30 डिग्री तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो देखिए 30 क्या है? छोटा है। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गया। तो दूरी बढ़ जाने से कोण घट जाता है। दूरी बढ़ जाने से कोण घट जाता है। तो हमेशा ये दो बात को याद रखिएगा, जितना ज़्यादा वस्तु ऊंचा होगा उतना एंगल बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा दूर में होगा, जितना ज़्यादा दूर में होगा उतना कोण छोटा होगा। ये दो बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही दो बात आपको फिगर बनाने में बहुत ही सरल और सुविधा होगा। आइए, इतना बात तो आप समझ गए। अब आपको सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन को बनाने के लिए हम दो तरीका बताएंगे। एक तरीका तो बेसिक मेथड होता है
जिसको आप साधारण तरीके से बना सकते हैं, जो आप 9, 10th, 11, 12th में बनाते आए होंगे। लेकिन उस तरह का मेथड से न बना करके एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक अलग अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम एक अलग तरीके से टेक्निकल अप्रोच के साथ पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को एक यूनिक तरीके से, एक अप्रोच तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए वो टेक्निकल अप्रोच क्या है, वो एक बेहतर तरीका क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, वो भी कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ये हम बना दें, इसमें 3 तरह का साइड होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है और एक हाइट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइट होता है, और इन तीनों में रिलेशन आप पढ़े होंगे h² बराबर p² प्लस b²। अगर h, p और b में 3 साइड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड होता है HPB, यानी HPB में अगर 2 साइड मालूम हो, HPB में अगर 2 साइड मालूम हो तो तीसरा आप बता सकते हैं। अगर कर्ण मालूम है, लंब मालूम है तो आधार बता सकते हैं, या आधार और लंब मालूम है तो कर्ण बता सकते हैं, या लंब और कर्ण मालूम है तो आधार बता सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करके हमको निकालना होता है। अब आपको वो तरीका बताते हैं जो हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइट है। अब यहाँ पर जो एंगल है वो मान के चलिए 30 डिग्री है। यहाँ एंगल क्या बना, 30 डिग्री। अब आपको लगता होगा कि जब फिगर में हम बनाएंगे इसमें साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करें कि कॉस 30 डिग्री का इस्तेमाल करें कि टैन 30 डिग्री का इस्तेमाल करें, ये कभी कभी समस्या आ जाती है। तो इसमें कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ का इस्तेमाल करिए। अब वो इस्तेमाल करिए कौन सा, टैन का। चाहे आप टैन 30 का इस्तेमाल करिए, चाहे टैन 45 का इस्तेमाल करिए, चाहे टैन 60 का इस्तेमाल करिए। आप 3 गो एंगल है, 3 एंगल में से कुछ भी जो दिया रहेगा उसी टैन के रूप में है, ना साइन करना है और ना ही कॉस करना है, बस केवल और केवल टैन का उपयोग करना है। और दूसरी बात है कि आपको टैन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता कर लेंगे। टैन 30 का मान होता है 1/√3, टैन 60 का मान होता है √3 और टैन 45 का मान होता है 1। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही 3 एंगल मिलेगा सवाल को हल करने में। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र और मात्र यही 3 एंगल मिलता है, या तो 30 डिग्री का मिले, या 60 डिग्री मिले, या 45 डिग्री मिले। तो इस तरह से 3 एंगल में कोई भी एंगल दे दिया जाए प्रश्न में तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अगर 30 डिग्री का दे दिया जाए तो टैन 30 का 1/√3, और अगर टैन 60 का दे दिया जाए तो ये √3, और टैन 45 दे दिया जाए तो ये 1। अब ये सवाल ये है कि टैन के बारे में अगर जाने तो टैन के बारे में ये होता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये जो लंब बटे आधार होता है, बोलेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है। एक साइड तो हो गया आपका AB और एक साइड हो गया आपका BC। एक साइड हो गया AB और एक साइड हो गया BC। AB और BC में 2 बात को याद रखना है। अगर टैन AB और BC में बात करें तो जो टैन के बारे में प्रयोग करते हैं वो टैन 30 डिग्री, तो इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस में क्या होगा, 1/√3। तो 1 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और बेस का मतलब हो गया आपका √3 का मतलब हो गया बेस। यानी जो टैन का जो एंगल जो साइड होता है वो लंब और आधार के बीच का रेशियो होता है। टैन का जो एंगल जो रिलेशन होता है वो लंब और आधार का रिलेशन होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 1/√3 है, इसका मतलब AB का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 यूनिट, और BC का जो वैल्यू है वो कितना है, √3 यूनिट। मतलब मैं बोलूँ कि आधार हो गया √3 और लंब हो गया 1,
तो हम बोल सकते हैं कि AB और BC का रेशियो कितना बनेगा 1:√3। 1:√3 यानी tan जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात है। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो अनुपात जिस एंगल में दिया जाए उसी का अनुपात कहलाता है। अगर 30 डिग्री का बोल दिया गया तो लंब हो गया 1 यूनिट और आधार हो गया √3 यूनिट। बात समझ में आ गया। अब इसी में अगर हमसे दे दिया जाए 45 डिग्री, कितना दे दे 45 डिग्री, तो अगर 45 डिग्री का बात करें तो 45 डिग्री में क्या होता है कि इसमें AB और BC के बीच का रिलेशन आप लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1/1 का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर क्या हो गया बेस 1 हो गया और बेस क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा 1:1। बात समझ में आ गया। अगर यही रिलेशन आपसे दे दिया जाए 45 न दे करके 7 दे दिया जाए, कितना दे दे 7, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/1। तो √3 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर 3 हो गया, √3 हो गया और बेस क्या हो गया 1 हो गया। तो दोस्तों ये बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाना है तो उसमें आपको tan का प्रयोग करना है, चाहे वो tan 45 हो, चाहे वो tan 30 हो, चाहे वो tan 60 हो। वो tan का जब प्रयोग करेंगे तो हमेशा लंब और आधार का रिलेशन बनता है, यानी लंब और आधार का रेशियो बनता है। और यही रेशियो का प्रयोग करके हम इस चैप्टर का सारे सवाल को यूनिक तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि जब हम सवाल को बनाते हैं तो एक फिगर में अगर कभी कभी होता है क्या है कि केवल एक फिगर रहता है, और एक फिगर में जब रहता है तो बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आती है जब फिगर में दो फिगर बने, एक ही फिगर में दो फिगर हो, एक ही फिगर में दो फिगर हो, तो वो दोनों फिगर में कौन सा एंगल किस में लिया जाएगा, कौन सा साइड किस में लिया जाएगा, किसका रेशियो किस में बनेगा, वो थोड़ा समस्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए कि एक सिंगल ट्रायंगल है, तो अगर सिंगल ट्रायंगल होगा तब तो आसानी हो जाती है। लेकिन बात होता है कि अगर एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर बन गया, अगर हम नाम दे दें A, B, C और D, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ 45 डिग्री और यहाँ पर मैं बोल दूँ 30 डिग्री, तो इसमें जो बात होता है इसमें दो गो है। अब इसमें क्या किस में लेंगे, तो सबसे पहले आप बड़े ट्रायंगल की ओर बढ़ेंगे। ABC में बड़ा ट्रायंगल क्या होता है, बड़ा ट्रायंगल में ABC, तो ABC में क्या होता है, इसमें हम लंब लेंगे और इसका आधार लेंगे। इसका आधार कौन सा होगा, BC होगा। लंब लेंगे AB और आधार क्या हो जाएगा, BC होगा। तो AB और BC में जब हम एंगल लेंगे तो वो एंगल क्या होगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो ये जो 1/√3 आया वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो AB का रेशियो 1 यूनिट हो गया और BC का रेशियो √3 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट और √3 यूनिट AB और BC का रेशियो है। अब बात ये होता है कि जब हम 45 का प्रयोग करेंगे तो वो ट्रायंगल कौन सा लिया जाएगा, ABD। अगर ट्रायंगल ABD लेंगे तो AB का जो साइड होगा और इसका जो आधार होगा वो BD होगा। समझ गए, AB और BD का जो साइड होगा तो वो हो जाएगा tan 45 का वैल्यू आप जानते होंगे, tan 45 का क्या होता है 1/1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1:1। तो यहाँ पर 1:1 जो आया, यहाँ पर देखिए AB का जो रेशियो है वो बड़े ट्रायंगल में आता है, इसको हम बाहर लिखेंगे, और इसका जो साइड आया बड़ा ट्रायंगल का वो आया कितना, √3 आया। ठीक है। अब छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं तो 45 डिग्री का जब निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या आया 1:1, यानी लंब हो गया 1 और आधार हो गया 1। बात समझ में आ गया। अब आप पढ़े होंगे रेशियो में कि अलग अलग रेशियो जब रहता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि A और B का अनुपात 2:3 दे दे और B अनुपात C का अनुपात 4:5 दे दे। A और B का 2:3 और B और C का 4:5। अब यहाँ पर दोनों को हम आपसे पूछें कि A, B, C का रेशियो कितना होगा, तो डियर यहाँ पर ये बताइए कि दोनों अलग अलग रेशियो में जो कॉमन लेटर है वो कौन सा है, B है। कॉमन लेटर क्या है, B है। और इस B में जो इसका यूनिट दिया गया है वो 3 और 4 है। तो ऐसा हो नहीं सकता है, जब कॉमन लेटर है तो उसका यूनिट भी समान होना चाहिए। तो क्या ये समान है, 3 और 4 है, समान नहीं है। तो इस 3 और 4 यूनिट को समान करना यानी बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इसका वाला
मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और इसका वाला मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी इसमें 4 से गुना और इसमें 3 से गुना। इस तरीके से देखिए b 12 हो गया और b भी 12, यानी कॉमन लेटर का कॉमन यूनिट बन गया। अब आप ABC निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। जस्ट इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे इस फिगर में। अगर ये चीज़ अगर आपको पता है तो यही इस्तेमाल इस फिगर में अगर करते हैं तो सारा सवाल आपका चुटकियों में बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट तरीके से, यूनिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो लाखों की भीड़ होती है, और अगर सिलेक्शन लेना हो, जॉब सिलेक्शन लेना हो तो आपको अलग तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए वो तरीका कैसे करेंगे। तो देखिए, ये जो साइड है AB वो बड़े ट्रायंगल में भी आता है, और ये जो साइड AB है वो छोटे ट्रायंगल में भी आता है। मतलब ABD में भी AB आ रहा है और ABC में भी AB आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में AB क्या है, कॉमन है। तो देखते हैं डियर कि दोनों ट्रायंगल में AB का जो यूनिट है समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए A भी 1 यूनिट है और अंदर वाला छोटा जो ट्रायंगल A भी 1 यूनिट है, तो यानी कॉमन साइड का कॉमन यूनिट तो है, इसको बोलेंगे बैलेंस रेशियो, ये बैलेंस है। लेकिन अगर यही √3 रहता, इसको बराबर करना पड़ता, तो ये बराबर करते, तो बराबर करने के बाद जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम ले लिए होते, अगर मान लीजिए यहाँ 60 रहता और यहाँ 45 रहता, तब क्या होगा, तो तब हो जाएगा 45 के अनुसार बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ये हो जाएगा 1, और ये बड़ा वाला साइड जो होगा ये भी हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो लंब भी 1 हो गया और आधार भी 1 हो गया। अब अगर हम 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो ये लंब हो गया √3 और ये हो गया, ये जो साइड है आधार 60 के लिए ये हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों साइड के लिए, दोनों ट्रायंगल की AB जो साइड है वो कॉमन है, AB क्या है, कॉमन है। तो कॉमन साइड का यूनिट 1 और यहाँ √3, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। तो इन दोनों रेशियो को समान करेंगे। तो ये √3 है, इसको √3 बनाने के लिए इसमें √3 से गुना कर देंगे, यानी 1 में √3 से गुना किया और इसका रिलेशन इसके साथ था, तो इसलिए जब इसमें गुना किए √3 से तो ये भी हो जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस रेशियो। यही तरीका हम आपको जितना भी सवाल अगर हम सॉल्व करेंगे, सारे सवाल में यही तरीका को इस्तेमाल करके आपको बहुत ही यूनिक तरीके से आंसर लाते हैं। आइए सीधे आप पहुँचते हैं सवाल पर। अब आपको सवाल में कैसे क्या करना होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर पता चलेगा। तो आइए, यहाँ पर दिया गया है, पहले 2 तरीका लगाएंगे। एक तो बेसिक तरीका होगा जो कि आप जानते ही होंगे पहले से, और एक वो तरीका होगा जो एग्ज़ाम में जॉब को होल्ड करने के लिए, जॉब को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही सहूलियत देगा, बहुत ही कामयाब बनाएगा। तो आइए देखते हैं। किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर, ध्यान से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कई डिग्री है, 30 डिग्री है। तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे सावधानी से और उसी समय बगल में फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। फिगर अगर सही तरीके से बना दिए तो आपका 90% सॉल्व हो गया। तो आइए फिगर बनाते हैं। किसी टावर के आधार, आधार का मतलब उसका जड़ होता है। मान लीजिए कि ये टावर है और इस टावर का जो जड़ है वो ये जड़ है। तो जड़ से किसी बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर है तो शिखर का उन्नयन कोण किधर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री। तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब ये जो टावर है इसी का ऊंचाई निकालना है। तो देखिए इसमें मात्र ये बहुत ही आसान सवाल है और इसमें एक ही फिगर आया है। तो जब एक फिगर आता है तो बनाने में बहुत ही आसान होता है। आइए दोनों तरीका का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका हो गया कि पहले हम बेसिक लगाएंगे। ये आपका टावर है, ये भी क्या है, टावर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी BC है। अब इसमें हम आपको बताए थे हमेशा tan का प्रयोग करना है। तो बताइए अगर हम tan का प्रयोग करेंगे तो AB/BC होगा, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC। तो AB/BC में आप जानते हैं AB, तब AB के बारे में पूछा जा रहा है, यानी H माने हैं तो इसको H मान लेंगे। अगर BC को नहीं कुछ मानते हैं तो आप X मान लीजिए या रहने दीजिए, BC ही रहने दीजिए।
तो BC रहने दिए। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा √3h। क्या हो जाएगा? √3h। और यहाँ से बता दिया है किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पता है कितना दूरी है? 500 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए BC का जो मान दिया हुआ है वो 500 मीटर है, तो BC के जगह पर क्या रखेंगे? 500 मीटर रखेंगे, √3h। आपको h पता करना होगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो h बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 500/√3। और याद रखेंगे हर में कभी भी रूट का नहीं होता है, रूट का हमेशा रेशनलाइजेशन कर देना है, परिमीकरण करना है। तो यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा √3। तो √3 को 500 से गुना करेंगे तो 500√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे 500√3/3। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो 500√3/3 आपका ऑप्शन कौन सा होगा? C नंबर। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर हम रेशियो से इसको हम सवाल को सॉल्व करें तो बहुत ही आसान तरीके से बनता है। आइए वो भी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह बेसिक से तो सीख गए, अब आपको रेशियो से सीखना है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद जो एंगल दिया जाए वो एंगल को यहाँ पर पुट करिए। अब आपको दिया गया आधार से 500 मीटर की दूरी पर, यानी ये जो आधार है टावर है, ये टावर है, और टावर के जो आधार जड़ है वो यहाँ से यहाँ की दूरी तक 500 मीटर है, और टावर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। तो आइए tan 30 का पहले निकालेंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो लंब हो गया 1 यूनिट और √3 हो गया आधार, यानी आधार हो गया √3 यूनिट। तो बताइए ये 1√3 हो गया, 1 लंब हो गया और आधार √3 हो गया। आपको आधार रियल में कितना दिया हुआ है? 500। तो रियल का तुलना रियल से ही करेंगे, जो जिसका दिया जाए उसी से तुलना करेंगे। तब 500 का तुलना √3 से करेंगे, तब बोलेंगे 500/√3। जो पूछा जाए उसको गुना कर देंगे। तो ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई का यूनिट कितना है? 1 है, तो ऊंचाई बराबर क्या निकल गया? 500/√3। देखिए आ गया ना। अब इसको परिमीकरण कर देंगे तो √3 हो जाएगा, तो 500√3 और √3 हो गया 1, √3 3 हो गया, तो आपका इतना मीटर हो गया। यानी टावर का जो ऊंचाई है वो 500√3/3। तो देखिए आसान तरीके से बन गया। ये हो गया रेशियो। यही तरीका हम हर सवाल में सॉल्व करेंगे। आइए सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं।